मैंने बाहर निकलकर अपनी ब्यूक के चारों टायरों का जायजा लिया। किस्मत यावर थी कि कड़े जुल्म सितम के बावजूद वो सही सालिम दिखाई दिए और उनमें हवा भी पूरी थी। इस दौरान में अहाते में मुख्तलिफ कामों में मसरूफ कई कारिंदों ने मुझे प्रणाम किया। मैंने भी दूर ही से हाथ जोड़कर जवाब देने पर इक्तिफा किया। शायद उन्हीं में से कोई मोहन रहा हो, मगर किसी ने करीब आकर बाकायदा मुतारिफ होने की कोशिश न की। मैंने तवज्जो से देखा तो गाड़ी के टायरों से बनी एक पगडंडी ज़रई अराजी के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाती नजर आई। मैंने ब्यूक स्टार्ट करके उसी रास्ते पर डाल दी। मजीद आगे बढ़कर वो रास्ता बाकायदा एक साफ सुथरी कच्ची सड़क में तब्दील हो गया। 2 ही मिनट के बाद मुझे सामने एक पुख्ता सड़क दिखाई दी। मैंने जानबूझकर अपनी गाड़ी दाएं हाथ यानी पंपा नूर की तरफ मोड़ने की बजाय बाएं तरफ जाती सड़क पर डाल दी। सड़क की हालत खासी माकूल थी और मुझे 60 मील की रफ्तार से गाड़ी भगाने में भी मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। मैंने 15 मिनट में लगभग 10 मील फासला तय कर लिया। इस दौरान में कई बस्तियां सड़क के अतराफ में आईं। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस सड़क को रफ्ता रफ्ता बाएं हाथ घूमकर बेंगलोर, हैदराबाद, शाहरा से मिल जाना चाहिए था, मगर उसके बरक्स वो दाएं तरफ खम खाने लगी। मैंने वापसी का सोचा, मगर फिर मुझे लगभग 2 फरलांग आगे एक बुलंद जमीनी पुश्ता सड़क के सामने आर पार होता दिखाई दिया। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने सफर जारी रखा। कुछ ही देर के बाद वो पुश्ता करीब आ गया। मुझे ये जानकर काफी हैरानी हुई कि वो पुश्ता दरअसल रेल की पटड़ी थी। सड़क के पटड़ी उबूर करने की जगह पर कोई फाटक नहीं था। मैंने पटड़ी के ऐन दरमियान में पहुंचकर गाड़ी रोक दी और दाएं बाएं का बगौर जायजा लिया। मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि उस रेलवे लाइन पर से ट्रेन बाकायदगी से गुजरती है। ये दरियाफ्त मेरे लिए फिक्रंगेज थी। इसका मतलब है कोई बड़ा रेलवे स्टेशन ज्यादा से ज्यादा 10-12 मील के दायरे में मौजूद है और ज्यादा इम्कान ये है कि वो रेलवे स्टेशन अनंतपुर में ही होगा। अगर वहां से गुजरने वाली कोई ट्रेन मुझे किसी ऐसे बड़े शहर में पहुंचा दे जहां से मुझे दिल्ली के लिए परवाज मिल सके, तो मैं सड़क के पुरखतर और थका देने वाले सफर से जान छुड़ा सकता हूँ। यही कुछ सोचते हुए मैंने गाड़ी फरलांग भर आगे ले जाने के बाद वापस घुमाई और रेलवे लाइन पार करके ऋषिकेश के ज़रई रकबे की तरफ चल पड़ा। इस मर्तबा मैंने अपनी रफ्तार ज्यादा तेज न रखी। मुझे फिलहाल कोई उजलत नहीं थी। मैंने कच्ची सड़क की तरफ घूमने वाला मोड़ पहले ही ज़हन नशीन कर लिया था। मैं बआसानी अपनी मंजिल पर पहुंच गया। ऋषिकेश की जीप मुझे आसपास कहीं दिखाई न दी। शायद वो अभी तक वापस नहीं पहुंचा था। मैं मेहमान खाने में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। गर्मी से घूमते दिमाग को ठंडा करने के लिए मैंने पंखा चलाया और मसहरी पर लेट गया। मुझे प्यास महसूस हो रही थी, मगर मैं आवाज लगाकर तलब करने की बजाय चाहता था कि कोई खुद ही उस तरफ का रुख करे। इसी इंतजार में मेहमान खाने के आरामदेह माहौल ने काम दिखाया और खुदा जाने कब नीम दराज हालत में मेरी आंख लग गई। भूख और प्यास के बावजूद मेरी नींद खासी गहरी थी, इतनी कि शायद कुछ ही देर में एक हसीन ख्वाब देखने लगा। श्रीनगर की डल झील का मंजर, ठंडे ठार मौसम में शिकारा कश्ती में सैर। मैं कश्ती से बाहर पांव लटकाए बैठा हूँ। पानी के छींटे मेरे नंगे तलवे भिगो रहे हैं। अचानक मेरी नींद उचट गई और साथ ही सुहाना सपना भी रूठ गया। मगर जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे मेरे तलवों और पैरों की उंगलियां अब भी भीग रही हैं। फर्क सिर्फ ये है कि मेरे पांव भिगोने वाली ये बूंदें सर्द नहीं बल्कि नीम गर्म हैं। मैंने जल्दी से आंखें खोली और उठ बैठा। मैं ये देखकर चौंक उठा कि एक खातून मेरे पैर थामे उन पर झुकी हुई है और उनकी आंखों से टपाटप गिरते आंसू मेरे तलवे भिगो रहे हैं। मुझे शक हुआ कि मैं अभी तक नींद में हूँ और ये मेरे ख्वाब का नया मंजर है। मगर फिर उन खातून ने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा तो ताज्जुब के झटके ने मेरे हवास पर तारी रही सही गुनूदगी भी उड़ा दी। आंसू बहाने से उसकी आंखें गहरी गुलाबी हो रही थी। अपनी सिसकियां रोकने की कोशिश में सख्ती से होंठ भींचने की वजह से उसके चेहरे के तासुरात में कुछ और भी जाज़बियत शामिल हो गई थी। मैंने जल्दी से अपने पांव पीछे खींचते हुए कहा, आप ये क्या कर रही हैं लाजवंती जी? सब ठीक तो है? क्या हुआ आपको? इस बुरी तरह रोने का क्या मतलब है? मेरे सवालों के जवाब में वो धीरे से मुस्कुराई। भीगी आंखों के साथ वो मुस्कुराहट घने बादलों के अकब से पूरा चांद झांकने जैसी थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये इजहार तशक्कुर के आंसू हैं सुप्रो जी। आपने मुझ पर जो एहसान किया है, मैं जीवन भर आपके चरणों पर सर झुकाए रखूं तो भी उसे नहीं उतार सकती। मैंने हैरानी से देखा तो लाजवंती ने बात आगे बढ़ाई। बोली, इस दुनिया में मेरी माँ, बहन, सहेली, सब कुछ सरस्वती दीदी हैं। आपने उनका जीवन और आबरू बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। इतने ढेर सारे खतरनाक डाकुओं से अकेले टकरा गए। मेरी नजर में आपकी पहले ही बहुत इज्जत थी, मगर अब तो आप मेरे लिए देवता बन गए हैं। उसने जिस लहजे में ये सब कुछ कहा, उसकी आंखों ने जो इजाफा किया, वो सब मुझे हिला देने के लिए काफी था।
मैं चंद सानियों के लिए सुन हालत में बैठा रह गया। बिलाखिर मैंने खुद को संभाला। कहा, ये सब कहकर आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया है लाजवंती जी। इतना तो आप समझ सकती हैं कि मैं उनकी कितनी इज्जत करता हूँ। फिर मैं उनसे कोई ज्यादती कैसे बर्दाश्त कर लेता। मैं जानता था कि दुश्मन बहुत ताकतवर और खतरनाक है, लेकिन बाज मौके पर अकल की तराजू का तोल नजरअंदाज करके खिलाफ अकल सौदा करना पड़ता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला था। मैंने कानून की मदद हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कोई नतीजा न निकला। हत्ता के प्रदीप सेन वो हद पार कर गया जिसके बाद बर्दाश्त करने का मतलब खुद को बेगैरत तस्लीम करना होता। वो बुत बनी फटी फटी आंखों से मुझे देखती रही। इससे पहले कि उसकी जज्बाती रॉ कोई और रंग बदलती, मैंने माहौल बदलने के लिए शोख लहजे में कहा, वो आपके बलराज साहनी की जवानी की कॉपी भैया ऋषिकेश कहाँ हैं? मुझे तो उनसे खुलकर बातें करने का मौका ही नहीं मिल पाया, और सरस्वती जी भी जनान खाने की ही होकर रह गई हैं। मेरी बात सुनकर बिलाखिर वो मुस्कुराई। बोली, भाईजान आपको नींद में देखकर मवेशी खाने का जायजा लेने चले गए थे और दीदी गुस्ल करके लिबास बदल रही हैं और दोनों लड़कियां हमारे रसोइये का दिमाग खा रही हैं। मैंने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है उनके जहन से खौफ और यासियत दूर होने लगी है। मैंने अभी अपना जुमला मुकम्मल ही किया था कि सरस्वती मेहमान खाने में दाखिल हुई। मैंने हंसते हुए लाजवंती को मुखातिब किया। कहा, आप इनकी फिक्र में खुद को ना घुलाएं मोहतरमा। आपकी दीदी कम से कम 100 साल की उम्र पाएंगी। मेरी बात सुनकर लाजवंती ने जोर का कहकहा लगाकर मेरी तायद की, मगर सरस्वती ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे इतनी लंबी उम्र की दुआ मत दें सुप्रो जी, क्या करूंगी इतना जीकर। उसकी बात सुनकर लाजवंती ने उसे अपने साथ लिपटा लिया। बोली, सब कुछ छोड़ दो दीदी, मेरी खातिर जियो, 100 साल नहीं 150 साल। यही वो वक्त था जब अचानक मुझे जहन से उतरी एक बात याद आ गई। मैंने उन दोनों की तरफ देखकर लाजवंती को मुखातिब किया। कहा, सिर्फ आपकी खातिर क्यों, इन्हें अपने लिए जिंदा रहना चाहिए लाजवंती। मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान को अपनी आखिरी सांस तक जीना चाहिए। मेरे लहजे में कुछ ऐसी बात जरूर थी जिसे सुनकर वो दोनों सब कुछ भूल कर मेरी तरफ मुतवज्जे हो गईं। मैं यही चाहता था। मैंने सरस्वती को मुखातिब करके कहा, आज मुझ पर साबित हो गया है कि इस दुनिया में आपकी सबसे बड़ी खैर खा बल्कि आशिक जार लाजवंती ही है, और मुझे यकीन है कि आप भी इसके लिए ऐसे ही जज्बात रखती हैं। सरस्वती ने मेरी बातें सुनकर असबात में सर हिलाया। लाजवंती ने भी तायद की। मैंने बात आगे बढ़ाई। कहा, इसीलिए मैं लाजवंती के सामने आपसे एक निहायत नाजुक मामले पर बात करना चाहता हूँ। अच्छा ही हुआ कि बात खुद ब खुद इस रुख पर आ गई। सवाल आपके लिए बहुत नुकीला बल्कि पथरीला है, मगर पूछे बिना चारा नहीं। क्या आपने हतम ही फैसला कर रखा है कि साहिबजादा के नाम की माला जपते सारी जिंदगी गुजार देंगी? मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था कि मेरी बात सुनकर सरस्वती को शदीद जहनी झटका लगा है। वो फैली आंखों से बुत बनी यकटुक मेरा चेहरा देख रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, लाजवंती ने कदरे जारिहाना लहजे में मुझे मुखातिब करके कहा, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है सुप्रो जी, परंतु आप मेरी दीदी को इस तरह अजियत न पहुंचाएं तो मैं आपका और भी एहसान मानूंगी। मैंने लाजवंती को कड़ी नजरों से देखकर मजबूत लहजे में कहा, मैंने सरस्वती जी की भलाई के लिए ही ये सवाल उठाया है लाजवंती जी। मैं तो समझा था कि आप मेरा साथ देंगी। क्या आप नहीं चाहती कि सरस्वती अपने माजी के भूतों से पीछा छुड़ाकर हकीकी खुशियों भरी जिंदगी गुजारें? मेरी बात सुनकर लाजवंती कुछ शर्मिंदा सी हो गई। मैंने अपना लहजा नरम रखते हुए बात आगे बढ़ाई। कहा, हम सब आकिल बालिग हैं और जानते हैं कि हकीकत से आंखें चुराते हुए सारी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। सरस्वती, आप अच्छी तरह जानती हैं कि साहिबजादा के दिल में आपके लिए बेशक जगह मौजूद है, लेकिन उनकी जाती जिंदगी में आपकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आप उनसे दोस्ताना मरासिम बेशक रखें, मगर उससे बढ़कर उनसे कोई तवक्को उनसे और खुद अपने आप से ज्यादती है। मैंने देखा कि इस बयान के दौरान में सरस्वती खामोशी से रो रही है। आंसुओं की बरसात की वजह से उसकी आंखें रफ्ता रफ्ता सूजन ज़दा और सुर्खी माइल हो रही थीं। मैं खामोश हो गया, ताहम उसे चुप कराने या दिलासा देने की कोशिश नहीं की। जी भर के आंसू बहा लेना ही शायद उस वक्त बेहतरीन इलाज था। हैरतंगेज तौर पर लाजवंती ने भी उसे लिपटा कर आंसू पोंछने की कोशिश न की। कदरे तवक्कुफ के बाद मैंने उन दोनों को बैक वक्त मुखातिब करके कहा, किसी की याद में पूरी जिंदगी गुजार देना कहने में आसान है, मगर दर हकीकत हद दर्जे कड़ा इम्तिहान है। कम से कम मैं इसे कोई सेहतमंद रवैया तस्लीम नहीं करता। मुझे फलसफियाना या मुदब्बिराना गुफ्तगू नहीं आती, मगर सीधे साधे अल्फाज में कहूँ तो मुझे यकीन है कि ये जिंदगी हमारे पास खुदा की अमानत है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। ऊपर वाले ने कोई हमारे नसीब में नहीं लिखा तो हमें ऐसे किसी फर्द की कदर करनी चाहिए जो हमें अपना नसीब मानता हो। मेरी बात सुनकर वो दोनों बुरी तरह चौंक पड़ी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर लाजवंती ने पूछा,
आप किसकी बात कर रहे हैं सुप्रो जी? क्या आप? मैंने उसकी बात काट कर धीमे लहजे में कहा, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो दिल ही दिल में सरस्वती जी की पूजा करता है, मगर खुद को उनके काबिल नहीं समझता, इसलिए कभी अपनी चाहत का इजहार करने की जुर्रत नहीं की और ना ही कभी करेगा। मगर उसकी चाहत की शिद्दत का अंदाजा लगाने के लिए इतना काफी है कि इनकी खातिर गोलियों से छलनी होने के बाद इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में गिरफ्तार है। इस मर्तबा चौंकने की बारी सरस्वती की थी। वो बेयकीनी के आलम में मुंह खोले आंखें फाड़े मुझे घूर रही थी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ये सच है सरस्वती जी, जिसका महिपाल ने गोलियां लगने के बाद अपनी मौत सामने देखकर इकरार किया था, वो सिर्फ आपके करीब रहने के लिए आपका मामूली मुलाजिम बनकर जिंदगी गुजार रहा है। असल फैसला तो खैर आपको ही करना है, मगर मेरी दरखास्त है कि अब न सही बाद में फुर्सत से उसकी बेलौस चाहत पर गौर जरूर कीजिएगा। सरस्वती ने गोया ख्वाब किसी कैफियत में सर हिलाया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। एक हसास और कठिन मरहला मैंने बखैर खूबी तय कर लिया था। सरस्वती मजीद वहाँ नहीं ठहर सकी। उसके जाने के बाद लाजवंती ने गर्मजोशी से मेरा शुक्रिया अदा किया और यकीन दिलाया कि वो खुद भी साहिबजादा वाला किस्सा सुपुर्द खाक करने की हामी है और वो सरस्वती से इस मौजू पर तफसील से बात करके उसे राजी करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। कुछ ही देर के बाद दोपहर बल्कि शाम का खाना तैयार होने का मुजदा सुनाया गया और दस्तरखान पर सब यकजा हो गए। खाने के दौरान में ऋषिकेश ने मुझसे सरस्वती की बताई हुई बातें मजीद तफसील से बताने की दरखास्त की। पूरा किस्सा सुनाते हुए मैं ऋषिकेश के तासुरात का गहरी नजरों से जायजा ले रहा था। इसमें शक शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि वो इस मामले में इतनी गहरी दिलचस्पी ले रहा था जैसे उसका अपना मसला हो। मामला गंभीर होने की वजह से उसकी संजीदगी फितरी थी, ताहम उसने खामखा इस बखेड़े में उलझने से कतराने का कोई इशारा न दिया। उसके सवालात से उसकी जहानत और मामला फहमी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। वो मुझे अपनी उम्र से ज्यादा जहां दीदा लगा। वो कई मिनट गालिबन सारे मामले का असर नौ तज्जिया करने के बाद बोला, सुप्रो जी, मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूँ। साहिबजादा सरस्वती के कितने भी बड़े हमदर्द हों, वो हैं तो एक पुलिस अफसर ही, और मैं नहीं समझता कि वो किसी भी तरह कानूनी तकाजों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर सकते हैं। जबकि डीसीपी राकेश्वर तो पहले ही पूरे जिले में सख्ती से कानून लागू करने की शोहरत रखता है। ऐसे में आपका इस सारे बखेड़े में नाम आना आपको मुश्किल में गिरफ्तार करवा सकता है। उसने अपने तज्जिये के बारे में हम सब का मौकिफ जानने के लिए बारी बारी हम सब की तरफ देखा। हम में से किसी ने उसकी गुफ्तगू में मुदाखलत न की। वो बोला, तो मेरा मशवरा है कि सुप्रू जी की राय के ऐन मुताबिक सरस्वती दीदी और आप दोनों बहनें पुलिस के सामने पेश होकर प्रदीप सेन के अड्डे पर होने वाली तमाम मार धाड़ को उनकी आपस की लड़ाई बताएं। उसने लगभग वही कुछ कहा था जो मेरी ख्वाहिश थी। मैंने पूछा, अच्छा तुम ये बताओ, साहिबजादा को इन तीनों से मिलवाने के लिए कहाँ बुलवाना बेहतर रहेगा? उसने फौरन कहा, हमारे गांव पंपानूर। मगर आप यहीं रहेंगे? हमें आपकी गाड़ी भी लोगों की नजरों से दूर रखनी पड़ेगी। ये दर्जन भर लोगों की मौत का मामला है। पूरे इलाके की पुलिस पागल होकर किसी मशकूक शख्स या गाड़ी की तलाश में घूम रही होगी। ऋषिकेश की बात की तायद के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सरस्वती और लाजवंती पहले ही उससे मुत्तफिक थी। तय ये पाया कि शाम ढले ऋषिकेश चारों खवातीन को अपने साथ पंपानूर ले जाएगा और उन्हें घर छोड़कर अनंतपुर चला जाएगा। हमने वो पैगाम तय कर लिया था जो उसे सरस्वती की तरफ से साहिबजादा को पहुंचाना था। ऋषिकेश ने वादा किया कि वो कल दोपहर या शाम तक मुझे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेगा। तब तक मुझे खुद को इसी इमारत तक महदूद रखना चाहिए। खाने के बाद चारों खवातीन जनान खाने में चली गईं और मैं ऋषिकेश के हमरा मेहमान खाने में तन्हा रह गया। ऋषिकेश मुझसे निहायत अपनायत और जगानगत से बात कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वो किसी इस्तराब में मुब्तला है। मजीद कुछ देर बातें करने के बाद मुझ पर वाज़ेह हो गया कि कोई मामला उसे परेशान कर रहा है, लेकिन वो उस पर बात करने से कन्नी कतरा रहा है। ऐसा कोई मामला मेरे इल्म में न होना मेरे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता था। लिहाजा मैंने उसे कुरेदने की गरज से पूछा, तुम्हारे ख्याल में ये जगह मेरे मकाम के लिए महफूज तो है ना? मेरी बात सुनकर वो चौंका और ऐसी नजरों से मुझे देखा जैसे मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। फिर उसने धीमे और संजीदा लहजे में कहा, मेरी राय में आप फिलहाल यहाँ महफूज हैं, मगर मुझे डर है कि इलाके में अजनबी अफराद की तलाश का दायरा मजीद फैलाया गया और इनाम वगैरह का ऐलान हुआ तो कहीं किसी ऐसे शख्स की तरफ से आपकी मुखबरी न कर दी जाए जिसने गुज़श्ता 1-2 दिनों में आपको देखा हो। इस गाड़ी के साथ आप अनगिनत लोगों की तवज्जो का मरकज बने होंगे। ऋषिकेश की जबानी ये बात सुनकर मेरे दिमाग में भी असर नौ खदशात जाग उठे।
उसका इस्तराब बेजा नहीं था। मैंने अपने अंदेशे फिलहाल खुद तक ही महदूद रखते हुए कहा, अगर ये जगह भी मेरे लिए महफूज नहीं है तो फिर तुम्हारे ख्याल में मुझे अपने आप को कहाँ पोशीदा करना चाहिए? ऋषिकेश ने दो टोक अल्फाज में कहा, मेरे ख्याल में आप इस इलाके में कहीं भी महफूज नहीं हैं, खुसूसन इस गाड़ी से तो अभी और इसी वक्त पीछा छुड़ा ले। मैंने उसे कहा, इस बारे में तो आप ही बेहतर मशवरा दे सकते हैं, ये गाड़ी कैसे ठिकाने लगाई जा सकती है? मेरी बात सुनकर उसने कहा, आपकी गाड़ी बहुत शानदार है, अगर हालात ठीक हों तो कम से कम 4-5 हजार रुपया। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, दौलत रुपए पर मिट्टी डालो भैया, इस वक्त तो ये गाड़ी जान का रोग बनी हुई है, हो सके तो इसे किसी कुएं में फेंक कर मिट्टी से भर दो। मेरी बात सुनकर गोया उसके सर से कोई बोझ हट गया। बोला, फिर तो इससे पीछा छुड़ाना कोई मुश्किल ही नहीं है, हमारे खेतों के मील भर पीछे फरलांग भर लंबी चौड़ी और गजों गहरी दलदल है, मैं मोहन की ड्यूटी लगा देता हूँ, वो रात के अंधेरे में इस गाड़ी को किसी ऐसी जगह गर्क कर देगा जहाँ पहुँचना मुश्किल हो और ये कम से कम 200-300 साल के लिए जमाने की नजरों से ओझल हो जाए। मैंने कहा, इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है? ऋषिकेश फौरन ही मोहन को बुला लाया और मुझसे गाड़ी की चाबी लेकर उसके हवाले कर दी। वो उसे पहले ही सब कुछ बता चुका था। मेरा सूटकेस और सफरी बैग हमारी यहाँ आमद के साथ ही मेरे लिए मुख्तस मसहरी के नीचे मुंतकिल कर दिया गया था। ऋषिकेश अब खासा मुतमईन दिखाई दे रहा था, मगर फिर उसने अचानक मुझे मुखातिब करके कहा, एक बात कहूँ सप्रो जी? उसके लहजे में कोई खास बात थी। मैंने पूरी तरह मुतवज्जे होकर कहा, हाँ भाई कहो, मुझसे इजाजत तलब करने की क्या जरूरत है? उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, एक मेजबान की हैसियत से ऐसी बात करना बहुत शर्मनाक है, मगर मेरा बस चले तो अभी यहाँ से रुखसत करके इतनी दूर भेज दूं कि पुलिस आपके कदमों की धूल तक भी न पहुँच सके। ये कहकर उसने मेरे चेहरे के तासुरात भांपने के लिए तवक्कुफ किया। मैंने उसे बात आगे बढ़ाने का मौका दिया, कहा, मगर दूसरी तरफ मैं ये अंदेशा भी नजरअंदाज नहीं कर सकता कि आप यहाँ से कदम निकालते ही शक भरी नजरों का मरकज बन जाएंगे, इसलिए आपका कम से कम 7-8 दिन से पहले बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। मैंने जवाब में सिर्फ अस्बात में सर हिलाने पर इक्तिफा किया और उससे पूछा, अच्छा ये बताओ ऋषिकेश भैया, अगर मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हफ्ता भर यहाँ छुप कर गुजार देता हूँ तो उसके बाद तुम्हारे ख्याल में मुझे कौन सी सवारी के जरिए यहाँ से रवाना होना चाहिए? यूं समझ लो कि मेरी मंजिल राजधानी दिल्ली है। मेरा सवाल सुनकर उसने चंद सानियों तक सोचा और फिर बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए किसी दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त कर सकता हूँ, कोई मोटर कार या जीप। मैंने कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं मोटर कार या जीप नहीं बल्कि ट्रेन के जरिए किसी ऐसे शहर तक जाना चाहता हूँ जहाँ से मुझे दिल्ली की परवाज मिल जाए तो? वो यकलख्त पुरजोश लहजे में बोला, आपका ख्याल बहुत अच्छा है, मैं 5-6 दिन बाद आपको मद्रास या बम्बई जाने वाली किसी ट्रेन में सवार करवा दूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, तुम कल ही अनंतपुर रेलवे स्टेशन जाकर पहली दस्तयाब ट्रेन में फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करवाने की कोशिश करो। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब मेरा यहाँ कोई काम बाकी नहीं रह गया है, मैं जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाऊं मेरे हक में बेहतर होगा। ऋषिकेश मेरी बात तवज्जो से सुन रहा था। उसने मेरी बात पूरी होते ही कहा, मैं टिकट का बंदोबस्त तो कर दूंगा, मगर क्या इतने तनाव वाले माहौल में आपका लोगों की नजरों में आना खतरनाक नहीं होगा? ये तो आप भी जानते हैं कि किसी भी बड़े वाक़े के बाद पुलिस की सबसे ज्यादा तवज्जो इलाके से बाहर जाने के रास्तों पर होती है। उनके पास तो शायद आपका बिल्कुल दुरुस्त हुलिया और शनाख्त भी मौजूद है। खुद साहिबजादा इमादुद्दीन आपसे मुलाकात कर चुके हैं। मुझे ये सुनकर उसकी जहानत का एतराफ करना पड़ा, मगर वो जिस बात को बहुत बड़ा मसला समझकर परेशान था वो तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। लिहाजा मैंने उसे तसल्ली दी, कहा, तुम फिक्र न करो ऋषिकेश भैया, मुझे ऐसे मसलों से निपटने के लिए 2-3 गुर आते हैं। पुलिस वालों को अगर ये यकीन है कि वो मेरी शक्ल और हुलिये से वाकिफ हैं तो हम उनकी इसी खुशफहमी से फायदा उठाएंगे। मैं उनकी नजरों के ऐन सामने से गुजर कर आसानी फरार होने में कामयाब हो जाऊंगा और उन्हें कानो कान खबर नहीं हो पाएगी। मेरी बात सुनकर ऋषिकेश ने हैरानी से मुझे देखा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बात दरअसल ये है ऋषिकेश भैया कि मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई के जमाने में ड्रामेटिक सोसाइटी का सरगर्म रुकन हुआ करता था। मैं अपने साथियों के साथ मिलकर पहले ड्रामे लिखता था और फिर हम उन्हें स्टेज पर पेश किया करते थे। इन्हीं दिनों मैंने अपने शौक की तकमील के लिए बाकायदा मेकअप करना यानी बहरूप बदलना भी सीखा था और खासी महारत हासिल कर ली थी। वो सब मुझे अब भी अच्छी तरह याद है। मैं ऐसा भेस बदलूंगा कि पुलिस वालों का बाप भी मुझे नहीं पहचान सकेगा। ऋषिकेश ने बात तवज्जो से सुनी, फिर मैंने उसके चेहरे पर दिलचस्पी और हैजान की झलक देखी। बोला, नाटक तो हमारे इलाके में भी बहुत होते हैं जिसमें कलाकार तरह तरह के स्वांग भरते हैं, मगर मैंने उसकी बात काट कर कहा, बिल्कुल वही मामला है। बस उस तरह के स्वांग और मेरे मेकअप में फर्क इतना है कि स्वांग में अक्सर शक्ल बिगड़ जाती है, जबकि मेकअप में कम से कम अशिया के इस्तेमाल से किसी फर्द को एक नई शख्सियत नए रूप में ढाला जाता है।
मेकअप करने वाले की असल महारत ये होती है कि वो देखने वाले की सोच, उसकी नफ्सियात से खेल रहा होता है और यही उसकी असल कामयाबी होती है। ऋषिकेश गहरी दिलचस्पी से मेरी बातें सुन रहा था। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई, कहा, मेरी बात समझने के लिए तुम ये बताओ कि पुलिस वालों को मेरा क्या हुलिया बताया गया होगा। चलो मैं बताता हूँ। रेलवे स्टेशन पर तैनात पुलिस एहलकारों को लगभग 35 साल के एक मजबूत जिस्म, दराज कद वाले गोरे चिट्टे इंसान की तलाश होगी। लिबास कमीज पतलून, चेहरे पर हल्की मूछें, सामान में एक सूटकेस और एक सफरी बैग। तन्हा वो निहायत जांफिशानी से अपना काम कर रहे होंगे। लेकिन ऐसे में लगभग 70 साल के एक सांवली रंगत वाले बुजुर्ग मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे हुलिये में असा के सहारे झुके बमुश्किल चलते स्टेशन पर पहुंचते हैं। उनके पास एक ट्रंक और कैनवस का एक बैग है जो उनके खादिम ने संभाल रखा है। आप ये बताइए कि क्या वो पुलिस वाले उन बुजुर्ग को भी रोककर पूछगिछ करने में वक्त जाया करना पसंद करेंगे? मेरा सवाल सुनकर ऋषिकेश ने जल्दी से नफी में सर हिलाया। मैंने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कहा, तो बस ऋषिकेश भाई, इतनी सी बात है। आप मुझे अनंतपुर से कुछ अशिया खरीद कर ला दें, मैं उनकी मदद से मौलाना आजाद से मुशाबे बड़े मियाँ का रूप धार लूंगा। तुम मोहन के साथ मुझे रेलवे स्टेशन भिजवा देना, वो मुझे ट्रेन की दर्जा अव्वल की बोगी में मेरी नशिस्त पर बिठा देगा। उसके बाद मैं जानूं और मेरा काम। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया कि वो मेरी बातें सुनकर कुछ परेशान सा हो गया है, जैसे उसे मेरे दावे पर मुकम्मल यकीन न आया हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है ऋषिकेश भैया, मैं तुम्हारे सामने बाबा जी का भेष भरूंगा। अगर तुम्हें इत्मीनान न हुआ तो बता देना, मैं अपना इरादा तर्क कर दूंगा और आपकी राय के मुताबिक हफ्ता भर इंतजार भी कर लूंगा। मगर आप बराहे मेहरबानी ट्रेन का कल या परसों का टिकट और ये मतलूबा सामान जरूर लेते आना। ऋषिकेश ने कहा, मगर आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैंने कहा, बताया तो है, कोई भी ऐसा बड़ा शहर जहाँ से मुझे दिल्ली के लिए परवाज मिल जाए। मेरा ख्याल है एक ऐसा करीब तरीन बड़ा शहर मद्रास है। ऋषिकेश ने कहा, हाँ, मगर ट्रेन आपको कम से कम 15 घंटे में वहाँ पहुँचाएगी और ये फासला आप दिल्ली से उलट रुख तय कर रहे होंगे। वहाँ पहुँचने के बाद आपको जो तैयारा मिलेगा वो भी रास्ते में कई जगह रुकने के बाद दिल्ली पहुँचेगा। मेरा ख्याल है आपके लिए हैदराबाद से दिल्ली पहुँचना सबसे बेहतर रहेगा। मैंने कदरे इस्तराब के साथ कहा, वो तो ठीक है, मगर किसी वजह से मैं हैदराबाद जाने से बचना चाहता हूँ। उसने कुछ सोचकर कहा, फिर तो बॉम्बे का रास्ता ही बाकी बचता है, वहाँ से आपको दिल्ली के लिए डायरेक्ट या एक आध स्टॉप वाली परवाज भी मिल जाएगी। मैंने जल्दी से कहा, मद्रास के मुकाबले में बॉम्बे इसलिए भी बेहतर है कि मुझे मद्रास में तमिल जबान का सामना करना पड़ेगा जो मुझे बिल्कुल नहीं आती। अच्छा ये बताओ, ट्रेन कितने घंटों में अनंतपुर से बॉम्बे पहुंचा देगी? ऋषिकेश ने कुछ हिसाब लगाकर कहा, मेरा ख्याल है कम से कम 20 घंटे तो लग ही जाएंगे, जबकि आप सिर्फ 9-10 घंटों में हैदराबाद पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम कल परसों के लिए बॉम्बे जाने वाली किसी ट्रेन के दर्जा अव्वल में मेरी सीट बुक करवा दो। सफर का आगाज रात में हो तो ज्यादा अच्छा है। ऋषिकेश ने मुझे यकीन दिलाया कि मेरी हिदायत पर अमल की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसी असना में खवातीन भी मेहमान खाने में चली गईं। इससे पहले के खुशगपियों का सिलसिला शुरू होता, मैंने सरस्वती, अजरा और राबिया को संजीदगी से हिदायत की कि वो आपस में हतमी तौर पर तय कर लें कि पुलिस के सामने क्या कहना है, ताकि बाद में बयानात में किसी तजाद की वजह से उन्हें कानूनी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने मेरे सामने ही चंद बार दोहरा लिया कि उन्हें डीसीपी और दीगर पुलिस अफसरान के साथ क्या कहना है और कैसे कहना है। फिर मैंने राय अहमद अली की तमाम जायदादों की विरासती दस्तावेजात अजरा के हवाले कर दी।